नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीते 65 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हमारी टीम अलग अलग हिस्सों पर जाकर हर रोज ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है कि आखिर यूपी के दिल में क्या है। इन सब के बीच आज हम मथुरा पहुंचे। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत चल रही है। यहाँ पर किसान किसके पक्ष में जाएगा, अपराधीकरण को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, मुस्लिम तुष्टीकरण के भी आरोप लगने लगे हैं। मुस्लिमों को लेकर प्रदेश की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ रही है, इस पर पूरी की पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पंजाब की आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। भगवंत मान को वो सम्मान दिया गया है जिसकी चर्चा आज खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। उनकी ओर से जिक्र किया गया कि दरअसल पब्लिक सर्वे में भगवंत मान का नाम सामने आया है। इस वजह से वही होंगे आम आदमी पार्टी की सरकार अगर चुनी गई तो पंजाब के मुख्यमंत्री। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए रियलिटी शो से राजनीति में आने वाले भगवंत मान के नाम का ऐलान भी किसी रियलिटी शो के फिनाले जैसा था। पता सबको था, मगर उसे बताने के लिए सस्पेंस क्रिएट करना था। लोगों को लगना भी चाहिए था कि जनता की भारी डिमांड पर भगवंत मान को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रही है। मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते हैं केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद कराया जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। भाई भतीजावाद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हुनर दिखाया। कहते हैं एक सर्वे कराया, 3 दिनों में 21,59,000 लोगों ने अपनी राय सौंपी और राय शुमारी का जब परिणाम आया तो मोहाली में माहौल यूं हो गया। ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया उन सारे वोट्स। बस फिर क्या था, ढोल बजने लगे, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और खुशी के आंसू भगवंत मान की आंखों से बह चले। खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, पलक बंद कर लें कहीं छलक ही न जाए। वैसे सर्वे में लोगों ने सिद्धू का नाम आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के लिए क्यों लिया, ये यक्ष प्रश्न है। मगर जीते भगवंत मान। वैसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान ही थे। इसीलिए जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो उन्होंने बताया कि जब कॉमेडियन थे तो लोग उन्हें देखकर हंसते थे और जब नेता बने तो लोग समस्याओं को सुनाकर रोने लगे। ਜਦੋਂ मैं कॉमेडियन सी, मैं लोकां ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लोग मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी च एडा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी। हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों किते जन सभा च जां किते मीटिंग च जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी। सीएम उम्मीदवार बनते ही भरोसे से भर गए भगवंत मान। बताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीतने जा रही है और उनके पास पंजाब की तरक्की का पूरा रोड मैप तैयार है। देखिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। पंजाब की जनता का लाखों की गिनती में जो उन्होंने मैसेज किए, फोन किए,
उनका भी बहुत 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 दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। अब मेरी जिम्मेदारी भी डबल हो गई है और हौसला भी डबल हो गया फिर कि लोगों ने मेरे काम को सराहा है। जब मेरे सच्ची नीयत जो पंजाब के लिए मैं रखता हूं उस पर मोहर लगाई है, तो डबल जिम्मेदारी और डबल हौसले से काम करेंगे। असल में हम आम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऐसा सोचा भी नहीं था कभी जिंदगी में कि सीएम के चेहरे के उम्मीदवार बन जाएंगे, तो इसलिए भावुक होना नेचुरल है। लेकिन आम आदमी पार्टी कर सकती है ये काम। दूसरी पार्टियों में तो भाई भतीजावाद, ये वो कोटा, इसका कोटा इस लेवल पर नहीं जा सकते। जिस उम्र में मुझे सीएम का कैंडिडेट बना दिया, उस उम्र में तो वो जिले का प्रधान भी नहीं बनाते। इधर नाम का ऐलान हुआ, उधर भगवंत मान के समर्थक झूम उठे। होली, दिवाली, लोहड़ी सब साथ मनाई जाने लगी। ढोल नगाड़ों की थाप पर भंगड़ा पाले। बहुत बढ़िया देखती पूछ के जादे चौथड़े बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए बापे के। पंजाब की राजनीति में अब आम आदमी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान और कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जंग है। एक दिन पहले ही पंजाब की ओर से सोनू सूद का एक वीडियो ट्वीट किया गया। इस वीडियो का मजमून ये था कि पंजाब में चन्नी ही सीएम का चेहरा है। ये वीडियो चन्नी की तारीफ से ज्यादा सिद्धू की अवहेलना लगा, इसीलिए सिद्धू खेमा तिलमिला गया। कहा गया कि इसको हाईकमान का आधिकारिक ऐलान न माना जाए। ऐसा नहीं माना जाए कि चन्नी ही सीएम का चेहरा होंगे। ये प्रोमो टीम की तैयार की गई एक क्लिप है। इसका मकसद ध्यान खींचना भर है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। अब जंग कांग्रेस के भीतर भी है। एक तरफ सिद्धू इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन चन्नी लीड ले रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान है। मान के चलिए कि पंजाब की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कमलजीत संधू के साथ मनजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। मान को मिला ये सम्मान आम आदमी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाता है पंजाब में, ये तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जारी छापेमारी की सियासत अब पंजाब पहुंच गई है। वहां सीएम चन्नी के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की तो विरोधियों ने जमकर बीजेपी पर हमले बोले। इसे महज एक संयोग माना जाए कि जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे देश की एजेंसियां घनघोर सक्रिय हो जाती हैं, तो ईडी पंजाब में सक्रिय हुई है। इधर सुबह के सूरज ने दस्तक दी, उधर ईडी की 8 टीमें पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर पहुंच गयी। मसला था अवैध रेत खनन का। ईडी को शक है कि रेत खदान के ठेके लेने में काले धन का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस छापेमारी में सियासत का तड़का तब लगा जब मालूम चला कि ईडी जिन 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार भी हैं। नाम है भूपिंदर सिंह हनी। तो भूपिंदर सिंह हनी के घर को तलाश रही थी ईडी। हम इस वक्त मोहाली के होमलैंड इलाके में हैं। यहाँ पर ये जो मकान है 5वीं मंजिल पे, वहां पे सुबह से ही रेड चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत हो रही है वो इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर ही हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, चन्नी साहब ने खुद भी बोला था कि उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त ईडी का रेड मल्टीपल लोकेशंस पे होना, उसको किस तरह से देखी जाएंगी? सियासी पार्टीज जो है इस पे राजनीति तो गरमाएगी ही। आपको बताते चले कि इसके पहले भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि सैंड माइनिंग के अवैध कारोबार में सीएम चन्नी के नजदीकी लोग शामिल हैं। अब माहौल ही ऐसा था। सीधा आरोप लगा चरणजीत सिंह चन्नी पर तो चन्नी सामने आए और उन्होंने वही आरोप लगाया जो अक्सर नेता लगाते हैं कि ये छापेमारी डराने की कोशिश है। खालिस चुनावी सियासत में लिपटी हुई है ये छापेमारी, मगर मैं डरूंगा नहीं। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। मैं
अरविंद केजरीवाल तो ऐसे मौकों का ही इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हर मंच से वो ये नहीं बताना भूलते कि मौजूदा दौर में सबसे ईमानदार पार्टी उन्हीं की है। इसीलिए उन्होंने चन्नी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। अवैध खनन का आरोप सीधे चरणजीत सिंह चन्नी के चरित्र पर उठा है, इसलिए कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। चंडीगढ़ से दिल्ली तक कहा गया कि जानबूझकर चन्नी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है, पर भूपेंद्र सिंह हनी का तो कहीं एफआईआर में नाम नहीं। किसी पुराने 5 वर्ष पुराने मुकदमे में जिसका चन्नी जी या उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं, उसके अंदर झूठी संलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है कि बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। 5 नदियों वाले राज्य में अभी तो चुनावी सियासत का आगाज है, और आगाज ऐसा है तो अंजाम कितना धारदार होगा इसका अंदाजा लगाना आसान है। बस दम साध कर देखते जाइए कि 20 फरवरी तक झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज में चुनावी सियासत का कितना पानी बह जाता है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक। तो देखा आपने, एक तरफ हिंदू मुस्लिम की सियासत भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ रही है। अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशें सियासी दलों की ओर से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दागी उम्मीदवारों को लेकर भी एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि दागी चेहरों को तकरीबन हर पार्टियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह दी है, लेकिन दूसरों के दाग उन्हें ज्यादा खराब नजर आते हैं और अपने दाग कैसे अच्छे लगते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। उसको वर्षा जरूर करवाएंगे। सियासी दंगल अक्सर अपराधियों को दबंग बना देते हैं, दागी बाहुबली बन जाते हैं। चुनावी मंचों से मुद्दे भले ही अपराध के उठाए जाएं, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त हर पार्टी अपनी खादी में लगे दाग छिपाने की कोशिश में लग जाती है। यूपी की सियासत में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो एक बार फिर अपराधी चेहरों को टिकट देने पर संग्राम छिड़ गया। मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वो आज भी कहीं हटे नहीं है। जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं, और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई। लिस्ट जारी हुई तो विरोधी दूसरी पार्टियों के दाग ढूंढने लगे। समाजवादी पार्टी ने कैराना से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले मोस्ट वांटेड नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बना दिया। ये वही इलाका है जहां से पलायन का मुद्दा बीजेपी उठाती रही है। ऐसे में सोशल मीडिया में नाहिद के नफरती टेप वायरल होने लगे तो वहीं बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है, उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है।
नाहिद हसन को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना पर्चा भरने निकले थे। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई। अखिलेश यादव को नाहिद हसन की उम्मीदवारी कैंसिल करनी पड़ी। जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। करीब 11 महीने पहले नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से वो फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ करीब 17 FIR दर्ज है। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पार्टी दागी उम्मीदवारों को क्यों शामिल करती है, क्योंकि हर पार्टी में दागी उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा BSP में 38% दागी उम्मीदवार थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में 37% और बीजेपी में 36%, कांग्रेस में 32% और RLD में 20% दागी उम्मीदवार थे। अब अपराध कैसे हैं, कौन सा केस है, सियासत इस पर है, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट में 107 में से 25 उम्मीदवार दागी हैं, जिसमें डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी दागी नेताओं की लिस्ट में आते हैं। साफ है, हर पार्टी के दामन में दाग लगे हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो ये दाग हर पार्टी को अच्छे लगने लगते हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 45 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस इतने बड़े हैं कि जिनके चुनाव लड़ने पर भी संकट है। इसमें बीजेपी के 32 विधायक, समाजवादी पार्टी के 5 विधायक, BSP और अपना दल के 3-3 विधायक, जबकि कांग्रेस का 1 विधायक शामिल है। इन 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 साल है। 32 विधायकों के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक समय से कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस सूची में टॉप पर मडिहान विधानसभा से बीजेपी विधायक रामाशंकर सिंह, दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के मऊ से मुख्तार अंसारी, तीसरे स्थान पर धामपुर से बीजेपी विधायक अशोक कुमार राणा है। चुनाव आयोग इस बार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को लेकर सख्त है। उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर पार्टियों को नई गाइडलाइन के तहत कई हिदायत दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाता है तो उसके प्रत्याशी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का पूरा विवरण उम्मीदवार चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से पहले बताना होगा। इसके साथ ही उसका प्रिंट और सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार कराना होगा। प्रारूप C8 में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रत्याशी चयन के 72 घंटे के भीतर आयोग को भेजी जाएगी। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके साथ ही उनको अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का चयन क्यों किया गया है, इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। हालांकि सियासत में हर चीज का जवाब है, हर कानून की काट है। लिस्ट जारी होगी, अपराध जारी होंगे, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते ये दाग ही सियासी मुद्दा बन जाएंगे, जिसका इस्तेमाल हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से करेगी। आज तक ब्यूरो। यूपी के सहारनपुर दंगों का मुख्य आरोपी मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी सिख विरोधी, सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी ने आज मुहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पे नुकसान करने की कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था। आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और MLA और मंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूं, आपके राज में
तब ये इतने बड़े दंगे हुए, और आज वही काम आप कर रहे हैं जो गांधी परिवार करता आ रहा है सिखों के खिलाफ। अब तो सहारनपुर दंगे के आरोपी मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को भी शामिल कर लिया है। ये वही पप्पू है जिसने सिखों के गुरुद्वारे जलाए थे, वहां दुकानें लूटी थी, दंगा हुआ था। 1984 में जिस प्रकार कांग्रेस ने सिखों को टारगेट करके 3000 लोगों की हत्या कराई थी, कितने लोग घायल हुए थे, दुकानें जलाई गई थी, और वही चीज जो अखिलेश यादव के मंसूबे हैं, जो उन्होंने मुहर्रम अली को शामिल करके अपना मंसूबा जाहिर कर दिया।